चलिए बच्चों, चैप्टर नंबर 1 की डीपीपी नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। डीपीपी आपके सामने है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस डीपीपी में हमारे पास कूलाम्स लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को करने के बाद हमें काफी आइडिया लग जाएगा। हर तरीके के ज्यादातर क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों 1 से। How is the force between two charges affected when dielectric constant of medium in which they are placed increases? ये पूछ रहे हैं कि दो चार्ज रखे हुए हैं। एक चार्ज को मान लेते हैं Q1, दूसरे को Q2, और वो किसी मीडियम के अंदर रखे हुए। मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दिया हुआ है। अब आपसे कहा है कि अगर K को लगातार बढ़ाए तो इनके फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। याद कीजिए, अगर दो चार्ज हवा में रखे होते थे, मान लीजिए एक चार्ज होता था Q1, एक होता था Q2, तो उनके बीच में अगर वो दोनों प्लस हैं तो रिपल्शन लगेगा और प्लस माइनस है तो अट्रैक्शन लगेगा। तो वो फोर्स कितना होता, वो होता था 1/4 पाई Q1 इंटू Q2 बटे में R²। R उनके बीच का गैप। ये अगर चार्जेस एयर में रखे हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स होता है। अब इन्हीं चार्जेस को R डिस्टेंस पे हमने मीडियम के अंदर रख दिया तो इन पे लगने वाला जो फोर्स है वो बदल जाता था। वो K टाइम्स हवा में लगने वाले जो फोर्स है उससे K टाइम्स कम हो जाता। तो देखो ये K टाइम्स कम हो जाता। इसका मतलब मीडियम में लगने वाला जो फोर्स है, मीडियम के अंदर रखने पर चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो एयर में लगने वाले फोर्स से K टाइम्स कम होता है। जहां K क्या होता है, मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। अब यहां से ये कह रहे हैं कि अगर K को लगातार बढ़ाए, देखो ये बोला हाउ इज द फोर्स। देखो फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। हाउ इज द फोर्स, फोर्स कितना होगा बिटवीन टू चार्जेस अफेक्टेड, मतलब वो फोर्स कैसे अफेक्ट होगा व्हेन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम इन विच दे आर प्लेस्ड इंक्रीज। मतलब K की वैल्यू को हम इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो खुद सोचो, मीडियम में लगने वाला फोर्स के रेसिप्रोकल, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब F मीडियम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है के। F मीडियम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है के। तो यहां से हम कह सकते हैं मीडियम में अगर K की वैल्यू इंक्रीज होगी तो F मीडियम की वैल्यू, ये जो मीडियम के अंदर फोर्स लग रहा है इन चार्जेस के बीच में, वो डिक्रीज होगा क्योंकि ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो K बढ़ाओगे, K बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो F मीडियम डिक्रीज होगा। तो पहले का आंसर आएगा हमारा कि K बढ़ाने पर F मीडियम की वैल्यू डिक्रीज होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फर्स्ट, वाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ माइका। देखो बच्चों, इसका रीजन होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। याद कीजिए के जो है, हमने सुना है, हमने पढ़ा है कि वाटर के लिए के की वैल्यू 80 होती है और माइका के लिए के की वैल्यू 6 होती है। ये मैंने लिखवाया भी था आप लोगों को क्लास में। माइका के लिए के की वैल्यू 6 होती है बच्चों। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि के की वैल्यू वाटर के लिए ज्यादा क्यों होती है और माइका के लिए कम क्यों होती है। उसका मेन रीजन है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा पोलराइज हो जाते। देखो याद कीजिए पोलराइजेशन होता क्या था। एक बात सोचो, मान लीजिए आपने वाटर का एक मॉलिक्यूल लिया, तो वाटर के मॉलिक्यूल में बीच में तो होगा न्यूक्लियस और चारों तरफ घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ऐसा ही तो होता है, यही माइका के साथ भी होगा। लेकिन जिस टाइम पे आप इसको प्लस या माइनस चार्ज के करीब में लेके जाओगे, जैसे मान लो इसको दो प्लेट के बीच में रख दिया, प्लेट्स पे एक पे चार्ज है प्लस और दूसरी प्लेट पे चार्ज है माइनस, तो जब ये वाटर का मॉलिक्यूल बीच में जाएगा
तो वो पोलराइज हो जाएगा। मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ आ जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, और जो न्यूक्लियस है वो प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं पोलराइजेशन। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा पोलराइज हो जाते हैं, इसकी वजह से उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा हो। देखो खुद सोचो, अगर ये पोलराइज हो गए तो यहाँ पे, वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होना चाहिए, प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मान लीजिए प्लस से माइनस, मतलब इस तरफ, ये प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन मॉलिक्यूल के पोलराइज होने की वजह से प्लस से माइनस, मतलब इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ई नॉट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा पोलराइज होकर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर दें तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कट कर देंगे। मतलब बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेट की वजह से था वो था ई, और जो वाटर के मॉलिक्यूल पोलराइज होके वो आ गया ई नॉट। तो जब ज्यादा पोलराइज हो जाएंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स तो ई नॉट ई को कैंसिल कर देगा, या ये कह दो ई नॉट ई के इफेक्ट को कम कर देगा। तो इसी की वजह से, ज्यादा पोलराइजेशन होने की वजह से जो ई की वैल्यू होती है वो काफी कम हो जाती है। ये इसको काफी कम कर देता है, स्मॉल कर देता है, ई को स्मॉल कर देता है। क्यों? ई नॉट काफी बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ पोलराइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है मॉलिक्यूल्स में वाटर के, वो काफी बड़ा होता है, काफी ज्यादा होता है। तो उसकी वजह से के जो है वाटर का ज्यादा होगा, क्योंकि अब के सोचो क्या होता है, के क्या करता है, के दो चार्जेस के बीच में अगर फोर्स लग रहा है एफ, तो उसको के टाइम्स कम कर देता है। तो कम तो कर ही देगा, पहले उनके बीच में जो फोर्स लग रहा था वो एफ लग रहा था, अब जब उनको मीडियम में रख दिया तो वो एफ अपॉन के लगने लगेगा। अब खुद सोचो, जब बीच में वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे और छोटे छोटे फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएंगे तो वो क्या करता है, वो नेट फील्ड को कम कर देता है, नेट फील्ड को कम कर देता है उनके बीच में। तो इसकी वजह से वाटर का जो के होता है, इसका आप सीधे सीधे जवाब लिख सकते हैं, वाटर का जो के होता है वो बड़ा होता है माइका से, ड्यू टू पोलराइजेशन, ड्यू टू पोलराइजेशन। अगर अभी आपको समझ में ना आया हो बच्चों, तो इसको समझाने के लिए मैं कैपेसिटर में आप लोगों को ये चीज बताऊंगा। कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का क्या काम होता है, उसमें ज्यादा बढ़िया से क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अफेक्टेड इफ टेम्परेचर ऑफ मीडियम इज इंक्रीज्ड। अगर किसी मीडियम का टेम्परेचर बढ़ाया जाए, टेम्परेचर बढ़ने पर, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इंक्रीज होता है। ये आप याद कर सकते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर के की वैल्यू भी इंक्रीज होने लगती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज होने लगता है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ माइक्रोस्कोपिक बॉडी, मैक्रोस्कोपिक बॉडी इज एक्चुअली ए सरप्लस ऑफ डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हाई नॉट प्रोटॉन्स। देखो सीधी सी बात है, जो बड़ी बॉडीज होती हैं उन पे जो चार्ज आता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से आता है। आप किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए तो वो बॉडी प्लस चार्ज हो जाएगी, और अगर किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो बॉडी माइनस चार्ज हो जाती है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में यही पूछना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों, प्रोटॉन क्यों नहीं। तो उसका रीजन है बच्चों कि प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर बंधे हुए हैं। प्रोटॉन इजीली इतना निकल नहीं सकते, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो उनका ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। तो प्रोटॉन्स आर नॉट ट्रांसफर ड्यू टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है इसलिए उनका कोई ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही बॉडी चार्ज होती है, या तो इलेक्ट्रॉन ले लिए जाएं या दे दिए जाएं तो बॉडी चार्ज हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि क्यों प्रोटॉन्स क्यों नहीं यूज होते, क्योंकि प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में बंधे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए।
टू लार्ज कंडक्टिंग चार्ज Q1 एंड Q2 आर ब्राउट क्लोज टू ईच अदर। दो लार्ज कंडक्टिंग चार्ज है, मैंने ले लिया, एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा, एक है Q1 एक है Q2। मान लीजिए दोनों प्लस चार्ज, मान लेते हैं दोनों प्लस चार्ज, दूसरा भी प्लस चार्ज, ठीक है। लार्ज कंडक्टिंग चार्ज है, एक Q1 है और दूसरा Q2। अब इसमें कहा इन्होंने कि दोनों को एक दूसरे के पास लेके आए, तो इनके बीच में सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस मान लेते हैं R है, ठीक है। तो इनके बीच में एग्जैक्टली कितना फोर्स लगेगा? तो सर फोर्स का फॉर्मूला होता था F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 और बटे में R²। लेकिन बच्चों ये फोर्स का जो फॉर्मूला होता था, ये इसकी एक शर्त थी, ऐसे नहीं कि ये फॉर्मूला कहीं पे भी लगा दोगे आप फोर्स। इसके लिए दो चार्ज होते थे, तो छोटे छोटे चार्ज होते थे जिनको कहते थे हम पॉइंट चार्ज, एक Q1 चार्ज एक Q2 चार्ज, और उनके बीच की गैप होता था R। तब उनके बीच में ये फोर्स लगता था, चाहे ये रिपल्शन का लगे चाहे ये अट्रैक्शन का लगे। लेकिन ये चार्ज तो बड़े हैं, तो क्या यहाँ पे भी यही फोर्स का फॉर्मूला काम कर जाएगा? तो मैं कहूंगा जी नहीं, यहाँ पे ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो इन्होंने पूछा है कि यहाँ पे फॉर्मूला काम नहीं करेगा, तो जो इनके बीच में फोर्स आएगा वो इससे ज्यादा आएगा, इससे कम आएगा, तो कौन सा फॉर्मूले से हम निकालेंगे? तो सीधी सी बात बता दूं मैं कि अभी यहाँ पे फोर्स के लिए कोई फॉर्मूला आप नहीं लगा पाएंगे। पर एक स्थिति आप यहाँ पे ध्यान रखिए, जब आपके पास दो चार्ज बॉडीज है, जब उनको आप पास लेके आओगे तो सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस भले ही R है, ठीक है, लेकिन दोनों के बीच में देखो, दोनों बॉडीज के बीच में रिपल्शन है। तो ये जो चार्ज है ना, जो इस साइड में भी चार्ज था, इस साइड में इस साइड में, ये थोड़ा सा एक दूसरे से दूर चला जाएगा, देखो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है? रिपल्शन है। तो दोनों के बीच में रिपल्शन होने की वजह से इन दोनों के चार्जेस के बीच की इफेक्टिव डिस्टेंस जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई। देखो चार्ज सेंटर के करीब में नहीं है, या इधर नहीं है, पूरे पे नहीं फैला हुआ, दोनों के बीच में रिपल्शन होने की वजह से एक साइड में फैल जाता है चार्ज। देखो यहाँ फैल गया, इधर इसमें यहाँ फैल गया, तो इस साइड में फैल जाता है चार्ज। तो इन दोनों के बीच में इफेक्टिव डिस्टेंस बढ़ जाती है, जिससे इनके बीच में लगने वाला फोर्स 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R² होने के बजाय R' का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। तो जब ये दूर दूर चला जाता है तो ये फोर्स डिस्टेंस बढ़ने की वजह से ये फोर्स F' थोड़ा सा पहले से कम पड़ जाता है। तो F' से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई। तो याद रखिएगा, वैसे ये पॉइंट चार्ज पे लगता है फॉर्मूला, बड़े चार्जेस पे ये फॉर्मूला नहीं लगता, लेकिन अगर आप लगा भी रहे हैं तो उनके बीच की इफेक्टिव डिस्टेंस बढ़ भी सकती है, और प्लस माइनस होंगे अगर चार्ज तो घट भी सकती है। यहाँ पे तो दोनों चार्ज देखो प्लस प्लस थे तो बढ़ गई, अगर दोनों चार्ज प्लस माइनस होते, देखो ऐसे होते, एक पे चार्ज मान लीजिए प्लस होता, एक पे माइनस होता, तो प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता, इधर माइनस माइनस माइनस, सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस होती R, लेकिन इफेक्टिव डिस्टेंस R' पहले से थोड़ी सी कम हो जाती, कम होने की वजह से फोर्स इनके बीच का बढ़ जाता। इस बार फोर्स F' पहले से बढ़ जाता, F' से बढ़ जाता। तो ये ध्यान रखने वाली बात है आपको कि ये फॉर्मूला बेसिकली यहाँ पे काम नहीं करता है पूरी तरीके से, लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले को लगाते भी हैं तो इफेक्टिव डिस्टेंस बदल जाती है, अगर हम लगा भी ले, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इज देयर एनी लोअर लिमिट टू द वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट? क्या यहाँ पर फोर्स की कोई लोअर वैल्यू हो सकती है अगर चार्ज को 1 सेंटीमीटर पे रखा जाए? देखिए भाई, दो चार्ज है, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर पे आपने उनको रख दिया, तो उनके बीच में 1 सेंटीमीटर पे रख दिया, तो उनके बीच में लगने वाला जो ये फोर्स है, मान लो ये रिपल्शन का है, प्लस चार्ज दे दिया, तो ये जो फोर्स है ये मिनिमम कब होगा? सबसे छोटा कब होगा? देखो भाई, ये फोर्स मिनिमम तब होगा जब चार्जेस, भाई डिस्टेंस तो बदल नहीं रहे, तो चार्जेस जब
सबसे छोटे होंगे। तो सबसे छोटा चार्ज होता है ई, तो पहला चार्ज प्लस ई, दूसरा चार्ज भी प्लस ई, तो तब फोर्स मिनिमम होगा। और कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, तो ई इंटू ई और अपॉन में इनके बीच का गैप आर स्क्वायर, तो 1 का होल स्क्वायर। लेकिन 1 सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻⁴ होगा, सेंटीमीटर से मीटर में बदल। अब ये बदल चुका है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिख लो 9 इंटू 10⁹ और ई स्क्वायर अपॉन में 10⁻⁻⁴, ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 9 इंटू 10⁻30 और ई स्क्वायर की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर। ई से सॉल्व करके आप इसको लिख सकते हो, जो भी आपका आंसर आ रहा हो आप सॉल्व करके इसको लिख देना, यही हमारा आंसर है। यही फोर्स की मिनिमम वैल्यू। इससे छोटा चार्ज नहीं होगा तो इससे छोटा फोर्स भी नहीं होगा भाई, सबसे छोटा चार्ज तो यही है ना, ई से छोटा क्या चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁹, तो इससे छोटा फोर्स भी नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में इज कूलाम लॉ वैलिड फॉर 2 चार्जेस इन मोशन, तो इसका आंसर लिखेंगे नो। हम लिखेंगे यहां से कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ is not valid for charges in motion। सिर्फ रेस्ट में ये फॉर्मूला लगता है, 2 चार्ज है रेस्ट में है, मान लीजिए एक Q1 है एक Q2 है, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स F होगा और हम उस F को कूलाम्स लॉ से निकाल सकते हैं। ये सिर्फ रेस्ट में होने जरूरी है, अगर रेस्ट में नहीं है तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 2 charges placed at distance d apart attract each other with force F. The first charge is moved towards second charge by distance x। मान लीजिए 2 चार्ज हैं, एक चार्ज है Q1 दूसरा है Q2, उनके बीच में लगने वाला फोर्स F है, उनके बीच की डिस्टेंस d है, तो F की वैल्यू सीधी सीधी होगी बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे में d स्क्वायर। अब अगर हमने इनमें से एक चार्ज को दूसरे चार्ज की तरफ आगे खिसका दिया x डिस्टेंस आगे खिसका दिया, तो अब इनके बीच का गैप कितना रह जाएगा सोचो, तो इनके बीच का गैप रह जाएगा d माइनस x, तो x डिस्टेंस आगे खिसका के ये d माइनस x रह जाएगा और तब फोर्स बताना है कितना होगा, तो नया फोर्स लगने लगेगा F डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। याद रखना डिस्टेंस कम हो गई, देखो यहाँ पे d है यहाँ पे d माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो डिस्टेंस कम होने पे डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डिस्टेंस कम होने पे फोर्स बढ़ जाएगा, तो F डैश बड़ा हो जाएगा F से। सीधी सी बात यह है कि डिस्टेंस के फोर्स क्या होता है 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है, r बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, r की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स की वैल्यू घटेगी। वही काम हुआ कि r की वैल्यू बढ़ाई गई तो फोर्स की वैल्यू बच्चों घट गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस केप्ट एट ए डिस्टेंस अपार्ट इन एयर इज F। 2 चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, ऐसा कुछ नहीं दिया कि r है। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस केप्ट एट ए डिस्टेंस, चलो वो डिस्टेंस मैंने r मान ली, और इनके बीच में लगने वाला फोर्स हवा में रखे हैं ये F, चलो ठीक। इफ दी चार्ज केप्ट एज द सेम डिस्टेंस इन वाटर, इन्हीं को उठा के वाटर के अंदर रख देंगे तो आपको पता है ये जो फोर्स है पहले से 80 टाइम्स कम लगने लगे, क्योंकि वाटर का जो K होता है वो डिस्टेंस वही है, तो 80 टाइम्स कम लगने लगेगा। 80 क्या है वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, वाटर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसने ये पूछा इफ दीज चार्जेस आर केप्ट एट द सेम डिस्टेंस हाउ डज द फोर्स बिटवीन चेंज, कितना चेंज फोर्स चेंज हो गया, तो चेंज हो गया भाई F/80 हो जाएगा।
तो F जो है वाटर के अंदर जो एयर के अंदर लग रहा था उससे 80 टाइम्स कम हो जाता है। ये हमारा आंसर। चलो जी क्वेश्चन नंबर 9 की बात। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, व्हाट इज इट्स परमिटिविटी। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू 80 है, इसकी परमिटिविटी बताओ, एप्सिलॉन बताना। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, के बराबर होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन बराबर आगे यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो इसकी, तो के इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से परमिटिविटी ऑफ वाटर, वाटर की परमिटिविटी निकल के आती है एप्सिलॉन बराबर के हो गया 80 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये वैल्यू हो गई, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, यही है आंसर। ये आपका काम है इन दोनों की मल्टीप्लाई। चलो क्वेश्चन नंबर 10, ए पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड अट्रैक्ट ए बॉल। एक पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रोड है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है ग्लास रोड पर, ठीक है, और बॉल को वो अट्रैक्ट कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, तो उस पे बॉल पे चार्ज कैसा होगा। तो भाई हो सकता है चार्ज ना भी हो, दो पॉसिबिलिटी है। बॉल पे चार्ज या तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगी अगर चार्ज पे बॉल, मतलब बॉल पे चार्ज, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, या फिर बॉल पे चार्ज हो ही ना, मान लीजिए रॉड पे तो चार्ज है प्लस, ग्लास रोड पे, और बॉल पे चार्ज नहीं है, तो उस पे चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, एक सरफेस पे माइनस दूसरी सरफेस पे प्लस, तो इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से भी वो उसको अट्रैक्ट कर सकती है। तो अगर ग्लास रोड एक बॉल को अट्रैक्ट कर रही है तो उसकी दो पॉसिबिलिटी, या तो उस पर नेगेटिव चार्ज है और या फिर उस पर नो चार्ज है, वो न्यूट्रल। दूसरा, फिर इसके बाद उसने पूछा 11th क्वेश्चन, इसने पूछा ए पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड रिपेल ए बॉल। एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड है, लो जी ये ग्लास रोड पॉजिटिवली चार्ज, और वो एक बॉल को रिपेल कर, रिपेल कैसे करेगी, उसके लिए 100% यही है कि उस चार्ज रोड पे, उस पे बॉल पे चार्ज कैसा है, प्लस, प्लस होगा तभी वो एक दूसरे को रिपेल कर सकते, एक दूसरे को रिपेल कर सकते, इनमें रिपल्शन होगा। कभी भी ये नहीं हो सकता, अच्छा सर ऐसा भी हो सकता है कि इस पे चार्ज ही ना हो, नहीं ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बॉडी इस पे बॉल पे चार्ज नहीं होगा तो इस पे इंडक्शन आ जाएगा, इंडक्शन से फिर अट्रैक्शन ही आएगा, जो पिछले वाले केस में 10th वाले केस में आ रहा था, अट्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है 11th वाले क्वेश्चन में कि रोड पे अगर प्लस चार्ज है तो बॉल पे प्लस ही चार्ज होगा, तभी उनके बीच में रिपल्शन हो सकता है, वो बॉल बिना चार्ज के पॉसिबल नहीं है। 11 के बाद 12, 2 पॉइंट चार्जेस आर सच दैट Q1 इंटू Q2, 2 पॉइंट चार्जेस का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब पॉजिटिव तो तभी पॉसिबल है जब Q1 भी पॉजिटिव हो और Q2 भी पॉजिटिव हो, या फिर Q1 नेगेटिव हो और Q2 भी बच्चों नेगेटिव हो। अगर दोनों पॉजिटिव है तो भी दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव बने। भाई खुद सोचो, दो नंबर्स का प्रोडक्ट, देखो Q1 इंटू Q2 का प्रोडक्ट 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव, Q1 इंटू Q2 का प्रोडक्ट 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव, तो ऐसा कब पॉसिबल है, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए। तो अब इन्होंने कहा कैन यू से अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन देम, तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो इनके बीच में रिपल्शन होगा, और अगर दोनों नेगेटिव हैं तो भी इनके बीच में रिपल्शन। तो ये 100% हो गया यहाँ से, Q1 और Q2 दो चार्जेस का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो दोनों के बीच में रिपल्शन भी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, 2 पॉइंट चार्जेस आर सच दैट Q1 इंटू Q2 लेस देन 0, नेगेटिव है, दो चार्जेस का प्रोडक्ट इस बार नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने का मतलब क्या है, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि Q1 भी नेगेटिव है एंड Q2 भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव है तो इनका प्रोडक्ट भी नेगेटिव होगा।
तो इनके बीच में फोर्स कैसा, नहीं सॉरी, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा आपका, निगेटिव आ जाएगा। तो अब इन दोनों के बीच में फोर्स कैसा लगेगा, तो प्लस और माइनस के बीच में हमेशा अट्रैक्शन लगता है। तो दोनों के बीच में बच्चों अट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 40, ए चार्ज क्यू नोट इज रोटेटेड इन ए सर्किल। एक चार्ज क्यू नोट है जो सर्किल में रोटेट कर रहा है। अनदर चार्ज इज क्यू एट सेंटर। इसका मतलब एक चार्ज क्यू नोट है जो सर्किल में घूम रहा है और चार्ज क्यू जो सेंटर पे रखा है। ठीक है, फिर व्हाट इज द वर्क डन बाय क्यू ऑन क्यू नोट। क्यू ने क्यू नोट पे वर्क कितना किया। एक बात सोचो, क्यू ने क्यू नोट पे वर्क क्यों किया। तो क्या इन दोनों के बीच में, अगर दोनों ये पॉजिटिव है, एक क्यू प्लस का क्यू और एक प्लस का क्यू नोट, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। ये इसको रिपेल कर रहा होगा बाहर की तरफ। बिल्कुल, ये मैंने अंदर की तरफ लगा दिया, इसमें ये अंदर की तरफ नहीं है, ये बाहर की, तो बाहर की तरफ ये इसको रिपेल कर रहा होगा। अब फोर्स है बाहर की तरफ और घूम रहा है सर्किल में, तो घूम रहा है आगे की तरफ, मतलब ऐसे घूमा, फिर यहाँ से गया तो इस तरह गया और फोर्स लग रहा था, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मान लो इसने सर्किल पे चला dx, और फोर्स है बाहर की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, फोर्स के और इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट के 90। तो वर्क होगा जाएगा, वर्क होता था फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स और dx के बीच में, f और dx के बीच में एंगल कितना है, cos 90। cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो वर्क कितना हो जाएगा भाई साहब, इस पे 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये चार्ज हमेशा इस पे फोर्स किस तरफ लगाएगा, बाहर की तरफ लगाएगा। और ये चलेगा कैसे, तो सर्किल के साथ चलेगा। तो सर्किल पे छोटे छोटे डिस्टेंस, मान लीजिए सर्किल ऐसा है, सर्किल पे यहाँ से यहाँ गया छोटी सी डिस्टेंस चल के, फिर यहाँ से यहाँ गया छोटी सी डिस्टेंस चल के, यहाँ से यहाँ गया छोटी सी डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे देखो, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, छोटी छोटी डिस्टेंस चल के गया, और फोर्स हमेशा बाहर की तरफ लग रहा है, 90 डिग्री पे लग रहा है फोर्स हमेशा, ये मानो। तो फोर्स हमेशा 90 डिग्री पे लग रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से दोनों के बीच में एंगल 90 होने पे वर्क हो जाता है 0। अगर फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 है तो वर्क 0 हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कौन सा था, 40। क्वेश्चन नंबर करते हैं बच्चों 50। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है, व्हेन ए ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ। जब एक ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब किया जाता है। ठीक है, ये है ग्लास, सिल्क के साथ रब करते हैं तो चार्ज अपीयर ऑन बोथ। बिल्कुल सिंपल सी बात है, दोनों पे चार्ज आएगा। ए सिमिलर फिनोमिना इज ऑब्जर्व विद मैनी अदर पेयर ऑफ बॉडीज। हाँ, ऐसे ऐसे बहुत सारे पेयर हैं जिनमें यही फिनोमिना देखने को, भाई ग्लास को सिल्क के साथ रब कर लो, कॉम्ब को ड्राई हेयर्स के साथ रब कर लो, उनमें सब में ये फिनोमिना देखने को मिलेगा। एक्सप्लेन हाउ ऑब्जर्वेशन इज इनकंसिस्टेंट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो देखो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो यहाँ पे लग रहा है। मान लीजिए हम ये कहें कि सिल्क जो है, ग्लास जो है पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक बार इसको मान लीजिए जरा ये बात, तो ग्लास ने इलेक्ट्रॉन्स दिए तो वो सिल्क के ऊपर पहुंच गए। तो इसका मतलब जितना चार्ज यहाँ पे प्लस का आया ग्लास के ऊपर, उतना ही चार्ज यहाँ पे माइनस का आया। तो इसका मतलब यहाँ पे कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज लग रहा है। जितना चार्ज दिया वो क्यू है, दिया गया चार्ज, और जितना चार्ज सिल्क ने लिया वो भी क्यू है। तो बस इसी को तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं कि चार्ज का कोई नुकसान नहीं हुआ, जितना चार्ज दिया सिल्क के पास उतना ही चार्ज पहुंचा। इसमें कोई चार्ज का किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो हो रहा है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पे फॉलो हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। Why the experiments related to charges fail in medium is humid। चार्ज, दो चार्ज रखे हैं, अगर वहां पर एनवायरमेंट में ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी का मतलब है वहां पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ह्यूमिडिटी के मॉलिक्यूल मतलब वाटर के में, ऐसे समझ लीजिए। तो ह्यूमिडिटी क्या करती है, ह्यूमिडिटी की वजह से चारों तरफ, ह्यूमिडिटी की वजह से ये जो चार्ज था इस पे प्लस इस पे बॉडी पे माइनस, ये चार्ज इन मॉलिक्यूल्स के जरिए ट्रांसफर होके यहाँ से दूसरी जगह भी पहुंच सकता है, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में है अट्रैक्शन।
तो ये यहाँ से चार्ज इस मॉलिक्यूल पे जाएगा ह्यूमिडिटी की वजह से, और वो मॉलिक्यूल जाके दूसरे चार्ज पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो क्या हो जाता है कि ये जो चार्ज है प्लस क्यू और ये चार्ज है माइनस क्यू, इन दोनों के बीच में धीरे धीरे चार्ज कम होने, प्लस वाला चार्ज माइनस पे पहुंचने लगता है ह्यूमिडिटी की वजह से। ये जाके अगले मॉलिक्यूल से टकराया, ये अगले मॉलिक्यूल से, ये अगले मॉलिक्यूल से, ये चार्ज हो गया, तो ये चार्ज जाके इस पे पहुंच गया। तो ये दोनों चार्ज जो बॉडीज थी वो धीरे धीरे अनचार्ज हो जाती है और हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। तो ह्यूमिडिटी की वजह से चार्ज का ट्रांसफर होने लगता है, ये कह सकते हो आप। ड्यू टू ह्यूमिडिटी चार्ज ट्रांसफर्ड charge transfers from, या ये कह लीजिए चार्ज ट्रांसफर थ्रू ह्यूमिड मॉलिक्यूल। ह्यूमिड जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें चार्ज ट्रांसफर होने लगता है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से चार्ज जो पहले क्यू था वो क्यू नहीं रहेगा, कुछ कम हो जाएगा, मतलब दोनों बॉडीज अनचार्ज हो जाएंगी धीरे धीरे। मान लो दो चार्ज बॉडी आपने रखी, बीच में है ह्यूमिडिटी के मॉलिक्यूल्स, तो वो क्या करेंगे, चार्ज एक बॉडी से ट्रांसफर होकर दूसरी पे पहुंच जाएगा, तो प्लस वाला चार्ज और सामने मान लीजिए माइनस वाला चार्ज, तो प्लस और माइनस एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, तो हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। ठीक बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद आते हैं, एक इबोनाइट रोड है हेल्ड इन हैंड। हमने एक इबोनाइट रोड को अपने हाथ में पकड़ा हुआ, हमने इसको, अब मैं यहाँ हाथ तो ड्रॉ नहीं कर सकता, कोशिश करता हूँ, चलो हाथ में ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही हमने दूसरी हाथ में, एक और हाथ में रोड को पकड़ा हुआ है, ये तो इबोनाइट रोड है, और दूसरी बच्चों आपकी कॉपर रोड। अब हुआ क्या कि अगर हम इबोनाइट रोड को रबिंग करते, किसी के साथ रब कर दे, तो ये चार्ज हो जाएगी। मान लो इस पर प्लस चार्ज, प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, ठीक है। रबिंग की वजह से इसमें चार्ज आ गया इबोनाइट। लेकिन ये पूछ रहे हैं कि कॉपर पे तो, और भी कॉपर तो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, इबोनाइट तो ये समझ लीजिए एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, इंसुलेटर, लेकिन कॉपर तो एक कंडक्टर होता है। तो जब हम इसको किसी के साथ रब करते हैं, रबिंग करते हैं, तो इस पे चार्ज नहीं आता, नो चार्ज, जबकि इस पे तो चार्ज जल्दी आना चाहिए। ऐसे सोच के देखो, इस पे तो चार्ज जल्दी आना चाहिए क्योंकि इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन से ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, ठीक है। तो इस पे तो चार्ज आना चाहिए। अब देखो इसकी वजह बच्चों क्या होती है, इसकी वजह होती है इबोनाइट रोड एक इंसुलेटर, उसमें एक कॉर्नर पे मान लीजिए चार्ज आ गया, तो वो चार्ज आपके हाथ से होते हुए अर्थ में नहीं जाएगा, अर्थ में नहीं जाएगा क्योंकि ये एक इंसुलेटर। लेकिन होता क्या है कॉपर में, जैसे आप इसको रबिंग करते हैं, इसमें मान लीजिए प्लस चार्ज आता है, तो वो प्लस चार्ज सारा का सारा आपके हाथ से होते हुए सीधा नीचे अर्थ में चला जाता है, अर्थिंग में चला जाता है, तो उस कॉपर पे कोई चार्ज ही नहीं आता। देखो यहीं पे क्वेश्चन पे यही पूछा है कि इबोनाइट रोड हेल्ड इन हैंड, हैंड में उसको पकड़ा हुआ है, ठीक है, और उसको रबिंग करके चार्ज कर दिया, लेकिन कॉपर रोड ऐसे चार्ज नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, ये पूछा है इन्होंने। तो कॉपर रोड चार्ज तो हुई, लेकिन उसका सारा चार्ज हमारे हैंड से होते हुए, हमारी बॉडी से होते हुए सीधे अर्थ में चला जाता है, इसलिए वो फिर से अनचार्ज हो जाती है। तो समझे, इसलिए वो कॉपर रोड चार्ज नहीं हुई। 18 क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस ऑफ 1 कूलम ईच केप्ट 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम। 1 कूलम चार्ज, दूसरा भी 1 कूलम चार्ज, दोनों के बीच में 1 मीटर की डिस्टेंस, और उनको वैक्यूम में रख दिया, या एयर में रख दो या वैक्यूम में रख दो, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स बता रिपल्शन का। तो रिपल्शन का फोर्स इनके बीच में बराबर लगेगा, आपस में एक दूसरे के अपोजिट लगेगा, और वो फोर्स होगा कितना। तो हवा में या वैक्यूम के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बटे में R²।
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू 1, Q2 की वैल्यू 1 कूलाम, R की वैल्यू 1 का स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया 9 इंटू 10 की पावर 9 और न्यूटन। ये आपका आंसर बच्चों। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद है क्वेश्चन नंबर 19। अब इन्होंने पूछा ए चार्ज ऑफ 2 कूलाम इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ योर कॉलेज बिल्डिंग। मान लीजिए 2 कूलाम का चार्ज हमारी कॉलेज की बिल्डिंग के ऊपर रखा हो। लो जी ये रखा है 2 कूलाम का चार्ज। एंड अनदर इक्वल चार्ज इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ योर हाउस। और हमारा घर सामने ही है, उस पे रखा हुआ है अनदर अनदर इक्वल चार्ज। तो ये भी 2 कूलाम का चार्ज टॉप ऑफ योर हाउस। टेक द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस बी 2 किलोमीटर। मान लीजिए इनके बीच का 2 किलोमीटर का डिस्टेंस। हाउ मेनी किलो न्यूटन फोर्स इज एक्सर्टेड बाई वन चार्ज ऑन अनदर। एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे। तो रिपल्शन का फोर्स लगेगा भाई, दोनों चार्ज सेम है, तो रिपल्शन का फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। और फोर्स को किलो न्यूटन में निकालना, निकाल देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू 2 कूलाम, Q2 की वैल्यू भी, और आर हो गया 2 किलोमीटर, 10 की पावर 3 किलोमीटर को मीटर में बदल लिया और उसका स्क्वायर कर, ये आ जाएगा। तो ये बचा 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कट गया, 10 की पावर 6 हो गया ऊपर जाके, तो 9000 न्यूटन। किलो न्यूटन में करेंगे तो 9 किलो न्यूटन। बिल्कुल आसान। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाइए। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 2 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम एंड 3 इंटू 10 की पावर -7। दो चार्ज रखे हैं, एक रखा है 2 इंटू 10 की पावर -7, दूसरा रखा है 3 इंटू 10 की पावर -7, और उनके बीच में गैप है 30 सेंटीमीटर का। वैक्यूम में रखे हैं, इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा। तो बिल्कुल आसान है, इनके बीच में फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वही रिपल्शन होगा क्योंकि दोनों प्लस है, और ये F रिपल्शन होगा कितना, तो Q1 इंटू Q2 बटे में आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -7, Q2 की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन में आर हो गया 30 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। चलो जी चेक करो ये कितना बैठ रहा है। तो 9 इंटू 10 की पावर -14 और +9, तो 10 की पावर 9 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10 की पावर कितनी बची, -5 बच गई अपॉन में ये बचा 30 900 इंटू 10 की पावर -4। -5 से -4 काट दीजिए, ये कट गया, तो पावर में -10 नीचे ही बचेगा। तो 9 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन में 9 इंटू ये 10 की पावर -1 ऊपर बच गए, और नीचे बच गया 900। 10 की पावर माइनस ये 2 0 है, ये भी ऊपर जाके 10 की पावर में चली जाएगी, 9 से 9 कट जाएगा, तो 2 इंटू 3 6 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन है। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स व्हेन प्लेस्ड इन एयर इज इक्वल टू 5 टाइम्स द वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स व्हेन प्लेस्ड इन एयर, अच्छा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू। दो इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, उनके बीच की डिस्टेंस हमें नहीं पता, मान लेते हैं डी है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई, दूसरे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई, उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो जितना इलेक्ट्रॉन का वेट है, यही बोला ना। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू 21 में टू इलेक्ट्रॉन व्हेन प्लेस्ड इन एयर टाइम द वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का 0.5 टाइम्स। तो एक इलेक्ट्रॉन में वेट होता है, एक मास होता है me, इंटू में g लगा दो तो वेट आ गया, और उससे 0.5 टाइम्स।
तो 0.5 टाइम्स कर दिया, ये फोर्स आ गया इनके दोनों के बीच में लगने वाला। तो फोर्स कितना आया, वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास me इंटू में जी, वेट बन गया, ये मास में जी की मल्टीप्लाई कर देते वेट बन जाता है, और उसका 0.5 टाइम्स, तो 0.5 से मल्टीप्लाई, ये इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है। तो यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे, क्योंकि ये फोर्स कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, तो Q E इंटू ई, तो ई स्क्वायर हो गया, और अपॉन में डी स्क्वायर, यहाँ से ME 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ये है इलेक्ट्रॉन का मास। जी की वैल्यू सीधे 9.8 रख देता हूँ, 0.5 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹, ई स्क्वायर की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर, और अपॉन में डी स्क्वायर, डी की इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 9 इंटू 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻38 हो गई, 19 का डबल, और नीचे आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 9.8 और इंटू 0.5। इसे सॉल्व कर लो, डी की वैल्यू बच्चों यहाँ से निकाल लो, यही आपका आंसर। चलिए बस इस वीडियो में आज यहीं तक करते हैं, बाकी आगे कल